Hi everyone. Today we discuss about the topic RAM, relative atomic mass. RAM mean relative atomic mass. It is the comparison of mass of one atom of an element with respect to 1/12 the mass of one C12 atom. किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है वो कार्बन का जो आइसोटोप है C12 आइसोटोप। कार्बन एलिमेंट के नेचर के अंदर कई तरह के एटम्स पाए जाते हैं। कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास 12 है, कुछ ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास 13 है, कुछ ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास 14 है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो एटम है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट एटम जो है वो कौन सा है? 12, जिसका एटॉमिक मास क्या है? 12। You already know about the isotope. Isotopes are the atoms of the same element which have different atomic mass. कार्बन एलिमेंट के नेचर के अंदर 3 टाइप्स के एटम पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होगा? अलग अलग। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो एटम है वो है C12, यानी कि जिसका एटॉमिक मास 12 है, वो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट एटम्स हैं। आइसोटोप, अबंडेंट आइसोटोप इज C12। तो रैम जो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसके साथ? 1/12 द मास ऑफ वन C12 एटम। C12 एटम जो है कार्बन एलिमेंट के C12 आइसोटोप का जो एक एटम है उसके मास का 12वां हिस्सा जो है उससे कितने टाइम हैवियर है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास। तो क्या है रैम? इट इज द RAM, relative atomic mass, it is the mass of one atom of an element with respect to 1/12 the mass of one C12 atom. RAM कैसे लिखोगे? relative atomic mass को कैसे लिखोगे? mass of one atom of an element, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन विद रिस्पेक्ट टू मीन, इसको डिवाइड करोगे 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। C12 का जो एक एटम होगा उसका जो मास होगा कितना होगा? 12 AMU। C12 का मतलब ही क्या है? वो एटम, कार्बन का वो एटम जिसका मास कितना है? 12 AMU, और इसका भी 1/12 पार्ट। तो सपोज करो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास है x AMU। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या है? आ गया x AMU, और उसका कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? 1/12 द मास ऑफ वन C12 एटम। तो C12 एटम का C12 जो एक एटम उसका मास कितना हो जाएगा? 12 AMU। 1/12 इंटू 12 AMU। और मैं आपको बता दूं ये 1 AMU की डेफिनेशन भी है। अगर आपको 1 AMU को डिफाइन करना आ जाए तो 1 AMU क्या होता है? इट इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन C12 एटम। इट इज नोन एज 1 AMU। देखो अगर 12 से 12 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 AMU ही तो लेफ्ट रह जाएगा। तो 1 AMU क्या होता है? इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन C12 एटम। इट मीन 1 AMU होता है। और रैम क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन AMU विद रिस्पेक्ट टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो सपोज किया हमने कोई भी किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हमारे पास आ गया x AMU, और उसको हमने डिवाइड किया 1/12 इंटू 12 AMU, यानी कि 1 AMU से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा। इसी को ये भी कह सकते हो कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितने टाइम हैवियर होगा किससे? 1 AMU से। या ये कह लो कि 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 से कितने टाइम हैवियर होगा किसी भी एलिमेंट के का एक एटम का मास, वही क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। Relative atomic mass is also defined as the mass of one atom of an element which is how much time heavier than 1/12 the mass of one atom of C12। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जितने टाइम भारी होगा किससे? 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। C12 जो एटम है उसका 12वां हिस्सा जो है उससे कितने टाइम हैवियर है, इसका यही मतलब है।
और यही क्या है, यानी कि 1 से कितने टाइम हैवियर है। तो जस्ट जो रैम आ गया वो हमारे पास क्या आ गया x। तुम देख रहे हो ये जो रैम है ये दो एटम के एटॉमिक मास का कंपैरिजन है। एक तो जिस एलिमेंट के एटम का मास जिसका हम रैम निकालना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, एक तो वो उस एलिमेंट का एटम, और एक क्या आ जाएगा ये C12 एटम का 1/12 पार्ट। तो दो एटम के मास का कंपैरिजन है तो रैम हमेशा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। ये जस्ट एक नंबर आएगा। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। अब हीलियम की रिप्रेजेंटेशन होती है 2He4। तो 2He4 इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन ये तो एटॉमिक नंबर होता है और ये क्या होता है, मास नंबर। तो रैम कैसे निकालोगे, अब हेलियम के एक एटम का मास क्या होगा 4 AMU। मास नंबर के पीछे अगर आप AMU यूनिट लगा देते हो तो वही क्या बन जाता है, एटॉमिक मास, उस एलिमेंट के एक एटम का मास। इट मीन जो हीलियम के एक एटम का मास वो क्या है 4 AMU। और रैम निकाल रहे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेशन किसके साथ हो रही है, C12 के एक एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट लिया जा रहा है। तो 1/12 इंटू 12 AMU, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, AMU से AMU कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 तो 4 आ जाएगा, यूनिटलेस। तो रैम हमेशा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। और आप ये कह लीजिए कि जो रैम है वो जस्ट एटॉमिक मास नंबर के इक्वल आएगा। मैंने जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, इनमें से कौन सा सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं 23 AMU, 23 ग्राम, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 23। तो रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा है सोडियम का। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास अभी मैंने आपको बताया यूनिटलेस है, तो यहाँ पर 23 AMU ये रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है, ये तो एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक मास AMU में, ये एटॉमिक मास ये मोलर मास है ग्राम में, और ये भी एटॉमिक मास ग्राम में ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा D 23। रैम जो होगा वो यूनिटलेस होगा। तो रैम और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है, जो रैम है वो यूनिटलेस है और ये कंपैरिजन है किसी भी एटम के एलिमेंट के एक एटम का मास का, कि वो कितने टाइम हैवियर है किससे, कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से, यानी कि 1 AMU से कितने टाइम हैवियर है। इसके बाद है रैम के बाद टाइप ऑफ डेंसिटी। कुछ टाइप की डेंसिटी के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं सब्सटेंस का। सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो हम नॉर्मल डेंसिटी बोलते हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी सब्सटेंस का पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है, मास present in a unit volume of any substance is known as density and this density is known as absolute density। और आप सबको पता है कि ये डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट आएंगी वो क्या आ जाएगी, जो कॉमन यूनिट है वो ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी नाम से पता चल रहा है यहाँ पर दो सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपेरिजन हो रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। हमें किसी भी गैस के साथ कोई भी हम रेफरेंस गैस ले लें, उस गैस की डेंसिटी के साथ प्रेजेंट गैस की डेंसिटी का कंपैरिजन। कि हमें जैसे कि बोल दिया जाए कि ओजोन गैस की व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ओजोन गैस विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन गैस। तो रेफरेंस गैस कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी के साथ हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ओजोन गैस का। तो क्या होगा, यहाँ पर दो गैसेस की डेंसिटी का रेशियो होगा, कंपैरिजन होगा, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। यहाँ पर जो रेफरेंस गैस है वो फिक्स नहीं है, किसी भी गैस के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। और क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैसेस का सेम रखा हो, अगर दोनों गैसेस यानी कि जो गैस हम जिसके हम रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाह रहे हो रेफरेंस गैस अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रखी गई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। पीवी इक्वल टू एनआरटी जो आइडियल गैस इक्वेशन है उससे हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब ये भी कह सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो डेंसिटी होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस वी आल्सो राइट द मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस।
तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो डेंसिटी का कंपैरिजन है, दो मास का कंपैरिजन है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ SO3 गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस। SO3 गैस की डेंसिटी का कंपैरिजन करो मीथेन गैस के साथ। तो हम क्या लेंगे, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है SO3 गैस की। तो डेंसिटी ऑफ SO3 गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस, एंड वी कैन राइट द मोलर मास ऑफ SO3 गैस अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन गैस। तो SO3 गैस का जो मोलर मास है वो कैसे निकालोगे, सल्फर का होता है 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ जाएगा ये 80, 32 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 80 आ जाएगा, अपॉन मीथेन, मीथेन का कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 16, तो ये आ गया हमारे पास 5। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है SO3 गैस की, जो रिलेटिव डेंसिटी है मीथेन के साथ, वो क्या आ गई 5। ये हमें क्या बता रहा है ये नंबर कि SO3 गैस जो है, अब देखो SO3 गैस का मोलर मास है 80 और मीथेन गैस का मोलर मास है 16, तो यही से हमें पता चल रहा है कि SO3 गैस का जो एक मॉलिक्यूल है वो मीथेन गैस की एक मॉलिक्यूल से 5 टाइम हैवियर है। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें कंपैरिजन बताती है कि किसी भी गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरी गैस के रेफरेंस गैस के कंपेयर में कितने टाइम हैवियर है। तो रिलेटिव डेंसिटी SO3 गैस की मीथेन गैस के कंपैरिजन में क्या आ गई, 5 आ गई। अब इस रिलेटिव डेंसिटी कॉन्सेप्ट का हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है किसी भी अननोन गैस का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस रिलेटिव डेंसिटी कॉन्सेप्ट का यूज करके। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया द डेंसिटी ऑफ SOX गैस, SOX गैस, डेंसिटी ऑफ SOX गैस इज 2 विद रिस्पेक्ट टू O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, व्हाट इज x। अब हमें इस गैस का पूरा फॉर्मूला नहीं दिया गया, हमें इस x की वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो SO2 होता है, SO3 भी होता है, तो हमें ये फॉर्मूला हमें पता लगाना है कि ये कौन सी गैस है। हमें क्या दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ SOX गैस इज 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब ये 2 हमें SOX गैस की रिलेटिव डेंसिटी दे दी गई ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। ये हमें क्या पता लगा रहा है कि जो SOX गैस है वो 2 टाइम्स हैवियर है किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन गैस के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ SOX गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ SOX गैस अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। और हमें पता है कि O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 32 मोलर मास ऑफ SOX गैस, और रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई है हमें 2 दी गई है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2 इंटू इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ SOX अपॉन मोलर मास ऑफ O2 कितना आ गया 32, तो मोलर मास ऑफ SOX इज इक्वल टू कितना आ गया 64। अब SOX के मोलर मास को कैसे लिख सकते हो तुम, कैसे कैलकुलेट करोगे, सल्फर का एक एटम है तो उसका मास कितना आ जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16 और x नंबर ऑफ एटम है तो 16x इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर तुम 2 पुट कर दोगे, x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में 2, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा SO2, यानी कि कौन सी गैस है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरह से किसी भी अननोन गैस का तुमसे फॉर्मूला पूछ लेंगे तो इसका रिलेटिव डेंसिटी उसमें तुम्हें दी जाएगी किसी भी गैस के रिस्पेक्ट में, तो हम अननोन गैस का फॉर्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी होती है, गैस हो या कोई और सब्सटेंस हो, तो जनरली क्या होता है गैस को ही हम कंसिडर करते हैं, वैसे दूसरा सब्सटेंस भी ले सकते हैं अदर देन गैस। द डेंसिटी ऑफ द गैस और एनी अदर सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे पहले मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी करवाई थी, तो वहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो किसी भी दो गैसेस की डेंसिटी का कंपैरिजन था। वहाँ पर जो रेफरेंस गैस थी वो फिक्स नहीं थी, हम कोई भी दो गैसेस की डेंसिटी का कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन वेपर डेंसिटी के अंदर क्या होती है, जो रेफरेंस गैस होती है वो हमेशा हाइड्रोजन गैस होती है। तो किसी भी गैस की या किसी भी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के साथ कर रहे हैं वेपर डेंसिटी में। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वेपर डेंसिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। So we can write this ratio, the molar mass of the gas upon molar mass of the hydrogen gas, and you know the molar mass of hydrogen gas is 2, atomic mass 1 होता है, एक एटम का मास 1 है तो 2 आ जाएगा। तो molar mass of gas upon 2, यहाँ मैं कह रही हूँ आपको कि ये जरूरी नहीं है कि गैस ही हो, कोई दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन आ गया वेपर डेंसिटी
इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस और गैस अपॉन 2। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो किसी भी सब्सटेंस का। तो मोलर मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब आप आगे देखोगे कि कई बार क्या होता है सब्सटेंस का मोलर मास नहीं दिया जाता, वेपर डेंसिटी दे देगा तुम्हें। तो वेपर डेंसिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो सब्सटेंस का क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। यानी कि वेपर डेंसिटी से दुगना होता है मोलर मास। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके वेपर डेंसिटी दे दी हो तो मोलर मास निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 गैस इज 40, व्हाट इज इट्स मोलर मास। SO3 गैस की वेपर डेंसिटी 40 दी गई है तो मोलर मास आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको वेपर डेंसिटी दे दी गई है SO3 गैस की 40, तो मोलर मास क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 40 इंटू 2 इजकल टू क्या आ जाएगा 80। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 80 आ जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ पर दिया है कि वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस इज 32, व्हाट इज एक्स। अब यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा। SO2 एक गैस है जिसकी वेपर डेंसिटी आपको 32 दी गई है, व्हाट इज एक्स, एक्स का फॉर्मूला लिखना है। तो अब तुम्हारे पास क्या है, मोलर मास क्या लिख लोगे, मोलर मास ऑफ XOX इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी तुम्हें दी गई है। तो मोलर मास ऑफ SOX इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी तुम्हें दी गई है 32। तो मोलर मास, अब मोलर मास को तुम कैसे लिख सकते हो, मोलर मास कैसे, सभी एटॉमिक मासेस का सम होता है। तो सल्फर का एटॉमिक मास है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और एटम्स है कितने, x एटम है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लोगे तो 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू इस फॉर्मूले में तुम 2 पुट कर दोगे तो ये गैस कौन सी हो जाएगी, SO2 गैस। ऐसे भी SO2 गैस का क्या होता है, मोलर मास 64 होता है, वेपर डेंसिटी कितनी हुई दी हुई है 32। तो वेपर डेंसिटी 32 डी का मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 64 मोलर मास है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, SO2 ही होना चाहिए।